हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, वोल्टेज रेगुलेशन। राइट, इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वाज अबाउट द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था वीडियो नंबर 73 में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस किया। राइट, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या टर्म है, कहाँ से ये आया है? तो आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है पावर को ट्रांसफर करना प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में। राइट, तो दिस इज योर ट्रांसफार्मर। Here we have primary winding and here we have secondary winding. Right, supply is connected, a current I1 is flowing through this. Here load is connected and a current is flowing through this I2 current. Right, now as we know, here we have a secondary EMF E2 and here we have secondary terminal voltage, that voltage across the load terminals. ठीक है, ये जो voltage है V2 that is nothing but the voltage across the load terminals. ठीक है, now what is the difference between E2 and V2? अगर हम बात करें कि क्या E2 और V2 बराबर हैं, तो आंसर इज no. E2 and E2 both are not equal. Why is it so? Because there are some elements connected in the secondary side, और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो है एक रेजिस्टेंस R2 जिसको हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक लीकेज रिएक्टेंस X2। इन दोनों की वजह से जो ट्रांसफार्मर में ड्रॉप हो रहे हैं सेकेंडरी साइड में, वो है I2R2 एंड I2X2, जिसकी वजह से E2 और V2 के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। राइट, in this case which one is greater? Naturally E2 will be greater than V2. राइट, तो ये तो बात थी सेकेंडरी साइड की, जो हमने देखा कि जैसे जैसे करंट ट्रांसफार्मर में फ्लो होता है, द वैल्यू ऑफ करंट जितनी भी फ्लो होगी ट्रांसफार्मर के अंदर, उतने लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर होंगे बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रिएक्टेंस। वाइल प्राइमरी साइड की अगर बात करें तो प्राइमरी साइड पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 जो कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, और एक रिएक्टेंस है X1। because of these two reactances and the current which is flowing on the primary side, we will have two drops, I1R1 and I1X1। ये जो दो ड्रॉप्स हैं इनकी वजह से there will be a difference in V1 and E1। अगर हम बात करें क्या V1 और E1 इक्वल हैं, so answer is again no, because of these two losses V1 E1 are not equal। and which one should be greater than which one should be greater, which one should be less in case of a practical transformer? So naturally V1 will be greater than E1। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस हुए, और लॉसेस होने के बाद आपको मिलता है EMF E1। राइट, तो इन दिस केस V1 और E1 में V1 will be greater and E2 and V2 में E2 will be greater। राइट, नाउ वोल्टेज रेगुलेशन जो टर्म है वो यहीं से क्रिएट हो रहा है कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग के टाइम पर कितने वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है इन बिटवीन V एंड E। जो आपने देखा प्राइमरी साइड पर V1 और E1 है, सेकेंडरी साइड पर V2 और E2 है, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको बताता है कि हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन V एंड E। तो ये एक टर्म से यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो फिनोमिना है, ये जो लॉसेस का ड्रॉप का फिनोमिना है, ये चीज यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन से रिप्रेजेंट की गई है। राइट, तो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन देखते हैं हम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? So definition of the voltage regulation is, the voltage regulation of a transformer is defined as the arithmetical difference in the secondary terminal voltage between no load, that means I2 equals to 0, and full load, that is I2 equals to I2 full load, at a given power factor with the same value of primary voltage for both the cases। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आप जब तक सेकेंडरी पर लोड नहीं लगाओगे तब तक I2 का वैल्यू 0 रहेगा, और जो सेकेंडरी का EMF है वही आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज I2 is equals to 0 and in this case E2 will be equals to E2। ठीक है, in this case V2 and E2 both will be equal
एज सुन एज यू कनेक्ट ए लोड हेयर, जैसे ही हम यहाँ पर लोड लगाते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर लोड लगा दिया, लोड लगाने से यहाँ से करंट I2 फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर E2 है और यहाँ पर V2 है, एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से दोनों अनइक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो एक अरिथमेटिकल डिफरेंस है, किस किस के बीच में, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। पहले जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज था वो था V2 is equals to E2, and in this case we have some other terminal voltage that is V2, so it is the arithmetical difference from no load to full load, that means no load पर E2 था, full load पर V2 था, तो this is the arithmetical difference E2 minus V2, right? इन दिस केस हमें क्या कहा गया है, जो V2 वोल्टेज है, ये जो सेकेंड टाइम हमने वोल्टेज कनेक्ट किया है, यहाँ पर जो लोडेड वोल्टेज है वो फुल लोड पर मेजर की गई है। रिमेंबर दिस थिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सेकेंडरी में ये कंडीशन है कि सेकेंडरी साइड में जो I2 करंट है वो फुल लोड करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। फुल लोड पर जितने भी मैक्सिमम लॉसेज हो सकते हैं वो लॉसेज हो चुके होंगे, उसके बाद जो भी वोल्टेज मिलेगा दैट हैज टू बी considered. So the arithmetic difference from no load to full load is means E2 minus of V2, right? At a given power factor, that means जो लोड का पावर फैक्टर है वो कुछ होगा, डेफिनेट एक पावर फैक्टर होगा, वहां पर पावर फैक्टर को हमें चेंज नहीं करना है, that means there should be a definite power factor whether it is lagging or leading, whatever it is. Also the same primary voltage, that means ये जो V1 है, यहाँ पर जो हमने प्राइमरी साइड पर वोल्टेज लगाया है V1, that should be same in both the cases, because अगर ये वोल्टेज ही चेंज हो गया तो naturally V2 तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा with the change in this V1, right? So this is the condition कि V1 has to be constant. Now voltage regulation is represented with two types, one is per unit, एक ये पर यूनिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पर यूनिट और परसेंटेज ऑफ द रेटेड लोड वोल्टेज, ऑफ द रेटेड लोड voltage, that means the voltage regulation is equals to E2 minus V2 upon परसेंट रेटेड लोड वोल्टेज है हमारे पास V2, तो ये हो गया आपका पर यूनिट में, राइट? इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती, जो भी आंसर आपको आएगा वो पर यूनिट में होगा। इसमें मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। कैसे? जब आपका V2 जो V2 वोल्टेज है वो पूरी तरह से E2 के बराबर हो जाए, अगर V2 और E2 दोनों बराबर हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा, राइट? और जब भी कोई डिफरेंस क्रिएट होगा E2 और V2 में तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, राइट? साथ ही साथ अगर आप इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देयर इज ओनली डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, व्हेन यू रिप्रेजेंट दिस इन परसेंटेज दैट इज सिंपली यू मल्टीप्लाई विद द 100, ठीक है? जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, पर यूनिट में नहीं रहेगा, right? So here basically we are measuring the difference from no load to full load and we are calculating the voltage regulation with respect to the full load rated voltage. ये जो load voltage है ये वाला, this is rated voltage. Rated voltage का मतलब है कि जो भी हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसकी एक नेम प्लेट होती है, उसके ऊपर उसकी डिटेल्स लिखी रहती है, तो सेकेंडरी साइड में जो भी वोल्टेज वहां पर मेंशन्ड होगा वही यहाँ पर रेटेड वोल्टेज V2 को लिया जाएगा। लेट अस सपोज उस पे लिखा है एक ट्रांसफार्मर है जिसका एक वोल्टेज लेवल है सेकेंडरी साइड में 230 वोल्ट, तो रेटेड वोल्टेज वहां पर 230 वोल्ट हम ले लेंगे, राइट? तो इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। Now remember the equivalent circuit when we have referred the equivalent circuit of transfer to the secondary side. वहां पर आपने ये चीज देखी थी कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी पर जाकर हो जाता है नो लोड वोल्टेज K इंटू V1। प्राइमरी का जो वोल्टेज है जब आप उसको सेकेंडरी पर ट्रांसफर करते हो तो वो हो जाता है K इंटू V1। साथ ही साथ आपने देखा था कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का हमने एक सर्किट देखा था जिसमें आपने ये देखा था कि ये जो वोल्टेज है दिस हैज बिकम इक्वल्स टू KV1, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज sorry 2 R02, this is equivalent reactance, this is your load and this is the loaded voltage, right? तो ये चीज आपने देखी थी, तो फ्रॉम देयर आपने ये चीज वहां पर क्लियरली देखी है कि जब आप
इस वोल्टेज को कैलकुलेट करते हो, द वोल्टेज दैट इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी लोड साइड वोल्टेज, व्हाट विल बी द वैल्यू? यहां पर हमें मिलता है kV1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस I2 R02 cos phi प्लस I2 X02 sin phi 2 हम लिख रहे हैं क्योंकि हम सेकेंडरी साइड की बात करें, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर 2। तो ये रिलेशन कहां से आया है? इसका फेजर डायग्राम भी हमने बनाया था, हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं। फेजर डायग्राम में हमारे पास यहाँ सेकेंडरी साइड पर एक वोल्टेज है V2, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज V2 हियर ऑन द रेफरेंस एक्सिस, एंड हियर वी हैव सेकेंडरी करंट ऑफ I2। यहाँ हम करंट को लैग करा रहे हैं, तो लैगिंग लोड को हम एज्यूम करके चल रहे हैं। नाउ द रेजिस्टिव ड्रॉप विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड we have a line in parallel with this current I2. Now reactive drop will be perpendicular to this. This is I2 X02, and when you join this from here to here, you will get kV1 value, ठीक है, this is kV1। तो यहां से इस फेजर डायग्राम के थ्रू आपको ये सारी वैल्यूज मिलती हैं जो हमने अभी अभी यहाँ पर जस्ट लिखी हैं कि क्या वैल्यू होगी kV1 की। तो फ्रॉम हेयर यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ kV1 बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। So as we know कि we are here we are considering an inductive load, तो अगर आप कैपेसिटिव लोड को कंसीडर करते हैं तो कैपेसिटिव लोड में हमें पता है जो फेज एंगल है, फेज एंगल की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं लैगिंग लोड है, ये हम सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं, और जब नेगेटिव लेते हैं तो हम कहते हैं लीडिंग नेचर का है, ठीक है। तो अगर आप लीडिंग नेचर के बारे में बात करें, अगर मान के चलें कि लोड हमारा कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटिव के केस में ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो जाएगा? इस रिलेशन को अगर आप वापस लिखते हैं तो व्हाट विल बी द चेंज? kV1 विल बी इक्वल्स टू V2 प्लस I2 R02 cos माइनस ऑफ phi2 प्लस I2 X02 sin माइनस ऑफ phi2। तो ये रिलेशन क्या बन गया? V2 प्लस I2 R02 cos phi2, cos minus phi is equals to cos phi होता है, and minus of I2 X02 sin phi2, sin minus phi हो जाता है minus sin phi, तो this relation is equals to 0। So what we have got? We have got kV1 minus of V2 is equals to I2 R02 cos phi2 plus minus I2 X02 sin phi2, plus sign is for inductive load, minus sign is for कैपेसिटिव लोड। एंड व्हाट इज दिस kV1 माइनस V2? kV1 माइनस V2 को हम कहते हैं टोटल वोल्टेज ड्रॉप। जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है हमारा यहाँ पर kV1 और V2 के बीच में, दैट इज इक्वल्स टू द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप की जो हम बात कर रहे थे वो हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी बात कर रहे थे, तो दैट इज इक्वल्स टू kV1, क्योंकि हमारा वोल्टेज सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, तो हियर वी कैन राइट इट एज वोल्टेज रेगुलेशन is equals to I2 R02 cos phi 2 plus minus I2 X02 sin phi 2 divided by the voltage V2 and multiplied with 100, right? This is the percentage voltage regulation. So this is the formula of percentage voltage regulation to calculate in terms of the secondary current I2, equivalent resistance referred to secondary side R02, also X02 secondary reactance, equivalent secondary reactance, and the terminal voltage V2। इस तरह से हम यहाँ से calculate कर सकते हैं। Now from this relation, when the voltage regulation will be 0? When I2 R02 when I2 R02 cos phi 2 plus minus I2 X02 sin phi 2 will be 0, then voltage regulation will be 0%, ठीक है। अगर आपका ये न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट अगर 0 हो जाए तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है I2 R02 cos phi 2 is equals to माइनस प्लस I2 X02 sin phi 2, cos phi को इधर ले आते हैं, हमें मिलेगा I2 R02 अपॉन I2 X02 is equals to माइनस प्लस साइन बाय कॉस होता है 10, तो 10 phi 2 और 10
phi2 is equal to minus plus R02 अपॉन X02। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, ये एक रिलेशन है जो आपको बताता है कि जब tan phi2 का वैल्यू फॉर इंडक्टिव लोड माइनस R02 अपॉन X0 हो जाए और फॉर कैपेसिटिव लोड प्लस R02 अपॉन X0 हो जाए, तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन 0 आएगा, राइट। ये एक कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर, जो हमने अभी किया है, दिस इज कंडीशन फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन। ये अभी जो रिलेशन हमने निकाला है, दिस इज द कंडीशन फॉर 0 voltage regulation. Now let us talk about how we have calculated this relation from this phasor diagram. इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कैसे ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो उसके लिए हम डिटेल में एक अच्छे से फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से है हमारा। So this is all about the voltage regulation here, and naturally ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफार्मर का कम से कम होना चाहिए या फिर टुवर्ड्स टू 0 होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू 5%। अगर हम 5% वोल्टेज रेगुलेशन ले लेते हैं तो 5% का सिंपली मीनिंग है कि प्राइम सेकेंडरी की जो वोल्टेजेस हैं नो लोड से फुल लोड में, जो कि अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, दैट वाज E2 माइनस V2 अपॉन V2 इनटू 100। इसमें जब आप एज कंपेयर टू V2 करोगे तो आपको 5% वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि आपका 5% के लगभग ड्रॉप हो रहा है सेकेंडरी साइड में, जो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की हाई एफिशिएंसी को ऑब्टेन करने के लिए सेकेंडरी साइड या प्राइमरी साइड दोनों ही साइड में कम से कम लॉसेस होने चाहिए, और जितने कम से कम लॉसेस होंगे उतना ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन हमें मिलता है, right? That is why it is strongly recommended that the value of voltage regulation should be very small, or it can be near to 0 or near to 1, somewhere like that, right? बिल्कुल भी इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, it should be very in between 1 to 5% maximum, right? एक्सपेरिमेंटली भी हम बहुत आसानी से वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में आप सिंपली सबसे पहले नो लोड वोल्टेज को मेजर कर लीजिए। जैसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये एक ट्रांसफार्मर सेटअप है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि ट्रांसफार्मर को आप सबसे पहले नो लोड पर चलाइए। ठीक है, नो लोड पर चलाने से क्या होगा कि जो भी वोल्टेज आपका ईएमएफ होगा वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा V2 का वैल्यू, और ये कौन सा वोल्टेज होगा, ये नो लोड वोल्टेज आपको मिलेगा। उसके बाद आप स्लोली ट्रांसफार्मर पे लोड डालना स्टार्ट करिए, और जब आप लोड को बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो V2 की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से लॉसेस बढ़ेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से वोल्टेज V2 में ड्रॉप होता चला जाएगा, राइट। और जब आप ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से फुल लोड पर कनेक्ट कर देते हो तो आपको एक आइडियल वैल्यू मिल जाएगी जब ट्रांसफार्मर पे फुल लोड पर कितना वोल्टेज आपको मिलता है, राइट। तो इस चीज का बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी आप एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज हाउ वी शुड कैलकुलेट दिस वैल्यू। नाउ लेट अस कैलकुलेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट with respect to phi2 and put it equals to 0। हमें क्या करना होगा, हमें रेगुलेशन का जो वैल्यू निकल कर आया है उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द फेज एंगल ऑफ सेकेंडरी साइड phi2, और उसको इक्वेट करना होगा 0 के। तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी जब आप डिफरेंशिएट करोगे d अपॉन d phi2, रेगुलेशन का वैल्यू हमारे पास है I2 R02 cos phi2 प्लस I2 X02
sin phi2 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा माइनस ऑफ I2 R02 sin phi2 प्लस I2 X02 cos phi2 इज इक्वल्स टू 0 और I2 R02 sin phi2 इज इक्वल्स टू I2 X02 cos phi2। I2 से I2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको मिलेगा sin phi2 अपॉन cos phi2 इज इक्वल्स टू X02 अपॉन R02 एंड दैट इज इक्वल्स टू tan phi2, ठीक है। तो अगर आपका tan phi2 इक्वल्स टू X02 अपॉन R02 है तो cos phi2 हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। cos phi2 will be equals to R02 upon Z02. So this is the condition of maximum voltage regulation, and here you can see ki condition of maximum voltage regulation is equals to cos phi2, that is the power factor from the load side, is equals to R02 upon Z02, यानी कि the ratio of the equivalent resistance and the equivalent impedance. This is the relation of maximum voltage regulation. So that is all about the voltage regulation here, right? Maximum voltage regulation एक बहुत ही important term है जिससे ट्रांसफार्मर का एक efficiency के बारे में एक रफ आइडिया होता है कि ट्रांसफार्मर कितना better efficiency आपको प्रोवाइड कर रहा है, right? तो इस वीडियो में आपने देखा, हमने सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिक फंडामेंटल पढ़ा कि why voltage regulation is there, क्या उसका यूज है। उसके बाद we have seen the definition of this voltage regulation and defined it using the formula. Then finally we have seen ki how we can elaborate this formula by using the equivalent circuit of transformer and the phasor diagram of it, ठीक है। phasor diagram की हेल्प से हमने एक रिलेशन डेवलप किया जो हमें मिला इस पर्टिकुलर फॉर्म में। Then we have seen how we can find out the condition of zero voltage regulation, जिसके लिए आपको फॉर्मूला मिलता है tan phi2 is equals to minus of R02 upon X02, and मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपने जो फार्मूला देखा दैट इज tan phi2 equals to X02 upon R02। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू? इसमें आपके पास मिला था tan phi2 इज R02 upon X02 और यहाँ आपको मिला था tan phi2 is equals to X02 upon R02, ठीक है। तो एक बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये काफी स्मॉल टॉपिक है, बट दिस टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ट्रांसफार्मर, राइट। तो इस टॉपिक को देख के आप अच्छे से इसको क्लियर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज, राइट। So thank you for watching this video. In the next video, we will come up with the efficiency topic of the transformer, right? So thank you so much for watching. Thank you.